मणिपुर में हुई हिंसा की खबरें तो हम सबने देखी हैं, पर हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है? देखिए, इस संघर्ष की जड़ें भूगोल, इतिहास और पहचान में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए एक-एक करके इन परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर आज इस मोड़ पर आकर क्यों खड़ा है। मणिपुर की पूरी कहानी को समझने की चाबी पता है क्या है? वहां का भूगोल। आप देखिए, राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा घाटी है और बाकी का जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो भौगोलिक बंटवारा है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जहां से हर संघर्ष की शुरुआत होती है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले जमीन के इसी बंटवारे को समझेंगे। फिर हम मणिपुर के इतिहास में चलेंगे, राजाओं के दौर से लेकर आक्रमण और फिर अंग्रेजों के समय तक। हम देखेंगे कि बंटवारे की विरासत, भारत में विलय और फिर जो नए कानून बने, उन्होंने हालात कैसे बदल दिए। और फिर आखिर में उग्रवाद के दौर से होते हुए हम आज के संघर्ष की असल वजहों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक जमीन, दो हिस्से। आखिर इन दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कौन लोग रहते हैं और उनकी पहचान एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? तो जो 10% घाटी वाला इलाका है, वहां मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है। राज्य की राजधानी इम्फाल भी यही है। और दूसरी तरफ जो 90% विशाल पहाड़ी इलाका है, वहां कुकी और नागा जैसे कई प्रमुख आदिवासी समुदाय बसते हैं। असल में एक ही राज्य के भीतर ये दो अलग अलग दुनिया जैसी हैं, और यही इस संघर्ष की असली बुनियाद है। अब सवाल ये है कि ये बंटवारा ऐतिहासिक रूप से कैसे बना। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, मणिपुर के साम्राज्य के दिनों में। देखिए, कहानी शुरू होती है 1709 से। तब मणिपुर को कांगलेई पाक कहा जाता था और यहाँ मैतेई राजा पम्हिबा का शासन था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1819 में बर्मा के साम्राज्य ने हमला कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हुई। तब 1826 में एंट्री होती है अंग्रेजों की। उन्होंने बर्मा को हराया और मणिपुर एक रियासत यानी प्रिंसली स्टेट बन गया। और फिर 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर ने भारत में विलय पत्र पर दस्तखत किए। इसी दौर में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी हुआ। मेती राजा पम्हिबा ने हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य का नाम कांगलेईपाक से बदलकर संस्कृत नाम मणिपुर ही नहीं रखा, बल्कि हिंदू धर्म को एक तरह से राज्य का धर्म बना दिया। ये मैती पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। अब आते हैं ब्रिटिश दौर पर और उनकी उन नीतियों पर जिनका असर आज तक मणिपुर झेल रहा है। ये बंटवारे की एक ऐसी विरासत है जिसने समुदायों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। अंग्रेजों की प्रशासनिक रणनीति बड़ी साफ थी। उन्होंने मैदानी इलाकों यानी घाटी का प्रशासन तो सीधे अपने हाथ में ले लिया, लेकिन पहाड़ी इलाकों को लगभग यूं कहिए कि उनके हाल पर छोड़ दिया। उनकी इसी बांटो और राज करो की पॉलिसी ने घाटी और पहाड़ों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज के संघर्ष का एक बुनियादी कारण बनी हुई है। अंग्रेजों ने पहाड़ों में रहने वाली कई अलग अलग जनजातियों को एक छाते के नीचे लाने के लिए कुकी और नागा जैसे नाम दिए। जब पहले विश्व युद्ध में कुकियों ने उनके लिए लड़ने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनसे बाकायदा युद्ध किया, जिसे एंग्लो कुकी वॉर कहते हैं। और इसके बाद अपना सामाजिक कंट्रोल बढ़ाने के लिए उन्होंने कुकी इलाकों में ईसाई मिशनरियों को भेजा, जिससे वहां के लोगों की धार्मिक पहचान भी काफी हद तक बदल गई। अब बात करते हैं भारत की आजादी के बाद के दौर की। मणिपुर का भारत में विलय काफी विवादों से घिरा रहा और उसके बाद कुछ ऐसे कानून बने जिन्होंने मौजूदा तनाव को और ज्यादा हवा दे दी। हुआ ये कि 1949 में मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह को शिलोंग में नजरबंद कर दिया गया। वहां उन पर दबाव डाला गया कि वो भारत के साथ विलय समझौते पर साइन करें। आज भी बहुत से मेतेई समूह ये मानते हैं कि ये विलय जबरदस्ती कराया गया था और इसलिए ये अवैध है। ये एक ऐतिहासिक शिकायत है जो आज भी वहां की राजनीति में गूंजती है। और फिर 1960 में एक ऐसा कानून आया जो शायद आज के झगड़े की सबसे बड़ी कानूनी वजह है, मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस कानून के तहत पहाड़ी जनजातियां यानी कुकी और नागा घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन घाटी के लोग यानी मैतेई पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। ये जो एक तरफा नियम है, ये मैती समुदाय की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक है। अब कानूनी दर्जे की बात करें तो नागा और कुकी समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया। इससे उन्हें जमीन, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशेष सुरक्षा और आरक्षण मिलता है। वहीं मैतेई समुदाय को एससी या ओबीसी श्रेणी में रखा गया। मैतेई समुदाय की जो एसटी दर्जे की मांग है, वो इसी फर्क को मिटाने की एक कोशिश है।
तो जब ऐतिहासिक शिकायतें हों, जमीन को लेके गुस्सा हो और पहचान का संकट हो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा हुआ उग्रवाद का एक लंबा और हिंसक दौर। हर समुदाय ने अपने अपने हथियारबंद गुट बना लिए। और त्रासदी देखिए कि इन सभी उग्रवादी गुटों के लक्ष्य न सिर्फ अलग हैं, बल्कि अक्सर एक दूसरे के एकदम खिलाफ हैं। मैतेई गुट भारत से पूरी आज़ादी चाहते हैं। नागा गुट एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, जिसमें मणिपुर का भी एक बड़ा हिस्सा आता है। और कुकी गुट भारत के अंदर ही एक अलग कुकीलैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। जाहिर है, इन तीनों का एक साथ पूरा होना तो नामुमकिन है। और ये लड़ाई सिर्फ घाटी और पहाड़ों के बीच ही नहीं है। नागा और कुकी दोनों के जो जमीनी दावे हैं वो भी आपस में टकराते हैं। उनकी जमीन की मांगें एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों आदिवासी समूहों के बीच भी कई बार बहुत खूनी संघर्ष हुए हैं। इस अंतर जनजातीय हिंसा की क्रूरता को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। 13 सितंबर 1993 को नागा उग्रवादियों के एक हमले में 115 कुकी नागरिकों की जान चली गई थी। कुकी समुदाय इस दिन को आज भी ब्लैक डे के तौर पर याद करता है। तो ये सब तो हुआ इतिहास। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज जो हिंसा भड़की उसके पीछे के ताज़ा कारण और चिंताएं क्या हैं। एक बहुत बड़ी चिंता जनसंख्या को लेकर है। आप इन आंकड़ों को देखिए। अखिल भारतीय औसत के मुकाबले मणिपुर और खासकर वहां के पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कहीं ज्यादा है। मैतेई समुदाय इस असामान्य ग्रोथ को म्यांमार से होने वाले अवैध अप्रवासन से जोड़कर देखता है। इससे उन्हें अपने ही घर में अपने भविष्य को लेकर एक असुरक्षा महसूस होती है। और ये असुरक्षा सिर्फ हवा में नहीं है। ये आंकड़े देखिए। 1901 में मैतेई समुदाय मणिपुर की कुल आबादी का 60% था, लेकिन 2022 तक ये आंकड़ा घटकर 49% पर आ गया। ये जो डेमोग्राफिक बदलाव है, ये इस डर को और बढ़ाता है कि कहीं वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक न बन जाएं। तो अगर पूरे मामले को समेटें तो संघर्ष के मूल में ये 4 मुद्दे हैं। पहला, जमीन, जहां मैतेई पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरा, पहचान, जहां मैतेई एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। तीसरा, जनसंख्यिकी, यानी अवैध आप्रवासन से जनसंख्या में बदलाव का डर। और चौथा, इतिहास, जिसमें जमीन पर अलग अलग दावे और पुरानी शिकायतें शामिल हैं। और इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है यहाँ की पॉलिटिक्स। समझिए, ये एक तरह का चक्रव्यूह है। जब सरकार किसी एक समूह के साथ शांति समझौते के लिए बात करती है, तो इससे अक्सर दूसरे समूहों में बेचैनी और डर का माहौल बन जाता है। मतलब एक की समस्या सुलझाने की कोशिश अनजाने में दूसरे की असुरक्षा को ट्रिगर कर देती है और कोई भी ठोस प्रगति रुक जाती है। तो अंत में यही एक सवाल बचता है, जब इतिहास, पहचान और जमीन को लेकर मतभेद इतने गहरे हों, तो शांति का स्थायी रास्ता आखिर क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना ही मणिपुर के भविष्य के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती है।